न्यू टॉपिक फ्रिक्शन का पढ़ने जा रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। टॉप लेवल ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसमें से क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज जो है पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स act on body opposite to relative motion opposite to relative motion is called kinetic friction. The friction force act on body opposite to relative motion is called kinetic friction. The friction force act on body opposite to relative motion. Relative motion के अपोजिट अगर बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे यह कोई रफ सरफेस है, रफ सरफेस, इस सरफेस पर एक बॉडी रख दिया। अब ये बॉडी क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मोशन ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर? अब इस सरफेस पर अगर मूव करेगा तो इसके मोशन, तो सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन राइट डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वह लेफ्ट के डायरेक्शन में लगेगा। कारण बताया था फ्रिक्शन फोर्स लगने का, क्या कारण बताया था कि बॉडी का मॉलिक्यूल्स और सरफेस की मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच हो जाता है बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फोर्स के वजह से सरफेस मॉलिक्यूल्स और बॉडी मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। अब जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आता है तो ये जो फोर्स जो है वह इसके मोशन को क्या करता है? रेसिस्ट करता है, रोकता है। तो इसी रेसिस्टिंग फोर्स को कहते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जैसे बॉडी मोशन करेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इसके मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स लग गया किस पे? ब्लॉक पे, सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जा रहा है, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स लग गया लेफ्ट। दिस कॉल्ड एक्शन। तो इस ब्लॉक सरफेस पर क्या लगाएगा? एफ के डैश लगाएगा। दिस कॉल्ड रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक सरफेस पर लगाएगा, या रिलेटिव मोशन भी सोच सकते हैं कि सरफेस के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, राइट? तो फ्रिक्शन लेफ्ट। लेकिन अगर ब्लॉक में बैठ के सरफेस को देखेंगे तो सरफेस भागेगा लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सरफेस पर, राइट? तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफ के इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन सरफेस, एक्ट ऑन ब्लॉक ड्यू टू रफ
सरफेस और एफ के डैश फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कर सकते हैं एफ के इक्वल टू माइनस एफ के डैश this called action and this called reaction. Both force have equal magnitude and opposite in direction. जितना फोर्स ब्लॉक पर सरफेस द्वारा लगेगा उतना ही फोर्स ब्लॉक सरफेस पर आगे की तरफ लगाएगा. एक एक्शन है दूसरा. और कौन फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेंगे. दूसरा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा. इतना फोर्स लगेगा. अब जो है हम लोग को लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है. लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स या इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स H directly proportional to normal contact force between body and surface. जिस बॉडी के चलते जिस सरफेस के चलते जिस बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है सरफेस और बॉडी के बीच में जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. जिस सरफेस के द्वारा बॉडी पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा लग रहा है वो सरफेस उस बॉडी पर कितना नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा है उसको आप सर्च कर लीजिए देख लीजिए उसके डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा. Second, for particular body, kinetic friction force H smaller than limiting friction force act on the body. Kinetic friction force is smaller than limiting friction force act on body. Kinetic friction particular body के लिए kinetic friction हमेशा जो होता है वह limiting friction से क्या होता है छोटा होता है एकदम रट के. थर्ड नंबर kinetic friction force depends on the nature of contact surface between body. Magnitude of kinetic friction force H depends on nature of contact surface between body.
but not depends on their contact surface, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अब तीनों लॉ को हम लोग समझेंगे फिगर के माध्यम से। देखिए इसको हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं तीनों लॉ को। एक बॉडी है, वह रफ सरफेस पर मोशन कर रहा है। दिस इज द रफ सरफेस। इसका वेट कहां लगेगा? नॉर्मल। अब ये जो है स्लाइड कर रहा है राइट के डायरेक्शन में, तो सरफेस के रिस्पेक्ट में राइट चलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा? लेफ्ट के डायरेक्शन में, सरफेस के द्वारा बॉडी के ऊपर। तो हेयर ए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स घटाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स घटेगा। इन दो सरफेस के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो बॉडी और सरफेस के बीच का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अब एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और दिस कांस्टेंट कॉल्ड ए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट of kinetic friction depends on nature of contact surface area. It depends on nature of contact surface। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है कि ये बॉडी और सरफेस के बीच का नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। जैसे मान लिया जाए ये वुडन ब्लॉक है और ये आपका कंक्रीट सरफेस है, तीन दोनों का नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। अगर वुडन ब्लॉक को रिप्लेस करके हम आयरन ब्लॉक रख दें तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट जो है आपका बदल जाएगा, और नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि म्यू के वैल्यू बदल जाएगा। आयरन ब्लॉक रिप्लेस करके आइस ब्लॉक रख दीजिए तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज कर जाएगा सरफेस के साथ, तो म्यू के चेंज कर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा। बट नॉट डिपेंड्स ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक को अगर ऐसे रखें, चाहे ब्लॉक को ऐसे रखें वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, इन दोनों अवस्था में फ्रिक्शन फोर्स, इस अवस्था में और इस अवस्था में, दोनों अवस्था में फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि एक ही बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं ऐसे और वर्टिकली रख रहे हैं ऐसे। बट नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विल नॉट ए चेंज, मास ऑफ बॉडी विल नॉट ए चेंज। और मास चेंज नहीं करेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स चेंज नहीं करेगा, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट चेंज नहीं करेगा तो फ्रिक्शन में चेंज नहीं आएगा। जबकि यहां कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है, यहां कॉन्टैक्ट एरिया कम है, लेकिन दोनों अवस्था में फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? सेम लगेगा। क्योंकि नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट यहां यहां दोनों जगह सेम है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट भी सेम है, तो इसलिए आपका फ्रिक्शन फोर्स आपका सेम रहेगा। तो ये हो गया। अब जो है इस पार्टिकुलर बॉडी के लिए नाउ
इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए, फॉर पर्टिकुलर बॉडी, फॉर पार्टिकुलर बॉडी, अगर हम पार्टिकुलर बॉडी की बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो होगा हमेशा बड़ा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या पढ़े हैं? म्यूएस इंटू एन ग्रेटर देन म्यू के इंटू एन 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 कल। तो पार्टिकुलर बॉडी के लिए म्यूएस वैल्यू हमेशा बड़ा होगा किससे? म्यू के से। म्यूएस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। दिस फोर्स एंड दिस ग्रेटर। तो ये आपका हो गया फॉर पार्टिकुलर बॉडी, म्यूएस ग्रेटर देन म्यू का। क्लियर? अब जो है जैसे अब इसमें एक टर्म आता है जिसका नाम है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या है? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक बॉडी को रख दिया, इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? mg और नॉर्मल, यही दो फोर्स लगेंगे और ये बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। लेकिन इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस बॉडी के स्लिप करने का कोई टेंडेंसी है नहीं। इसका मतलब है कि इस बॉडी सरफेस में बॉडी को स्लिप करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स 0। लेकिन इस सरफेस को धीरे धीरे क्या किया जाए? इंक्लाइंड किया जाए, झुकाया जाए, इंक्लाइंड किया जाए। कैसे इंक्लाइन करेंगे आप? जैसे ये आपका सरफेस है, और इस पर एक ब्लॉक मान लीजिए, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को अभी स्लिप करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, ना कोई रिलेटिव मोशन है। तो इस ब्लॉक पर लगने वाला सिर्फ दो फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल और दूसरा नॉर्मल। इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल। लेकिन अभी पूछा जाए इस पर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या लगेगा? नहीं। अब धीरे धीरे सरफेस को आप इंक्लाइन कीजिए, इंक्लाइन कर रहा है, इंक्लाइन कर रहा है। एक प्रॉपर एंगल आने के बाद, प्रॉपर एंगल आने के बाद बॉडी क्या कर गया? ये स्लिप कर गया। प्रॉपर एंगल आने के बाद ये बॉडी क्या कर गया? प्रॉपर एंगल आने के बाद ये बॉडी क्या कर गया? स्लिप कर गया। तो जिस एंगल तक ये रुका हुआ था, देखिए इस इंक्लाइनेशन तक क्या है? रुका हुआ है। तो जिस इंक्लाइनेशन तक ये रुका हुआ है, वह इंक्लाइनेशन इस बॉडी के लिए, इस इंक्लाइनेशन तक, इस बॉडी के लिए क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। इस इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। इस इंक्लाइनेशन से थोड़ा भी अगर भी करेंगे, बॉडी विल स्लाइड। तो बॉडी क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि जिस इंक्लाइनेशन तक ये बॉडी रेस्ट में है, वह एंगल कहलाता एंगल ऑफ रिपोज। अब ये दिस इंक्लाइनेशन इज थीटा,
एम जी कहां लगेगा? नीचे। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर। अब ये बॉडी क्या है? एट रेस्ट। ये बॉडी रेस्ट में है। अब इस बॉडी पर लगने वाला दो फोर्स, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। क्यों? क्योंकि ये आपका 90 है, ये 90 माइनस थीटा, होल एंगल इज 90, दिस एंगल इज थीटा। थीटा 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये होल एंगल 90 है तो थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इस mg का दो कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos थीटा और दिस डायरेक्शन इज mg sin थीटा। इसी mg sin थीटा की वजह से बॉडी वह नीचे की तरफ स्लिप करना चाहता है। इंक्लिनेशन बढ़ाने से, जैसे इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। थीटा इज इंक्रीज, साइन थीटा वैल्यू इज इंक्रीज, देन mg sin थीटा इज आल्सो इंक्रीज। ये पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा तो स्लिपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अभी क्या लग रहा है? दिस फोर्स इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगना है। तो जिस मैक्सिमम इंक्लिनेशन तक बॉडी रेस्ट में रहेगा वह मैक्सिमम इंक्लिनेशन कहलाता एंगल ऑफ रिपोज। अभी इस अवस्था में क्या था? बॉडी को स्लिप करने की कोई टेंडेंसी नहीं था, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका? लेकिन यहां स्लिप करने की टेंडेंसी कहां है? नीचे की तरफ। तो स्लिप की टेंडेंसी नीचे की तरफ रहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। अब हम क्या लिखेंगे? दिस डायरेक्शन कॉल्ड x and this direction called y. Resultant force right along x, mass into acceleration along this direction, mg sin theta माइनस fs, मास तो है लेकिन एक्सेलेरेशन, fs इक्वल टू mg sin theta। इक्वेशन नाउ resultant force along y, mass into acceleration along y, n minus mg cos theta, मास तो है एक्सेलेरेशन इज 0। अब n इक्वल टू mg क्या हो गया? cos theta। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लीजिए, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट डिवीजन सेकंड, विल गेट, तो fs बाई n इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा, दिस एंड दिस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? fs बाई n इक्वल टू tan थीटा। इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कहां तक जा सकता है? ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग तक जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटिंग। तो साइन इस केस में मैक्सिमम इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? थीटा। दिस एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। या लास्ट में लिख देंगे इसको। अब क्या लिखेंगे? म्यूएस इंटू एन अपॉन एन इक्वल टू tan थीटा मैक्स, दिस एंड दिस कैंसिल, राइट थीटा मैक्स इक्वल टू tan इनवर्स म्यूएस। दिस इंप्लाई लिख सकते हैं थीटा लेस एंड आर इक्वल टू tan इनवर्स म्यूएस। दिस एंगल इज कॉल्ड, दिस इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज।
माने इस एंगल तक, मैक्सिमम इस एंगल तक ये बॉडी क्या रह सकता है, इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में रह सकता है। दिस एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज किस पर डिपेंड कर रहा है, नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड इंक्लाइन प्लेन। बॉडी और इंक्लाइन प्लेन के बीच का नेचर क्या है, निवेश पर डिपेंड कर रहा है, नॉट डिपेंड्स ऑन द मास। जैसे दो ब्लॉक आपके पास है, एक 4 केजी का, एक 1 केजी का, दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है और दोनों एक ही तरह के इंक्लाइन सरफेस पर रखते हैं, तो दोनों की एंगल ऑफ रिपोज सेम होगा, क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट है। 4 केजी के लिए और 1 केजी के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या आएंगे, सेम आएंगे। जैसे हम ये सरफेस है, यहां 4 केजी का ब्लॉक रखें या 4 केजी का ब्लॉक रखें या 1 केजी का ब्लॉक रखें, दोनों के लिए एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों ब्लॉक जो है एक पार्टिकुलर एंगल तक क्या रहेंगे, रुके हुए रहेंगे ऑन द इंक्लाइन सरफेस, दैट कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। नॉट डिपेंड्स ऑन मास, ओनली डिपेंड्स ऑन, अगर दोनों इक्वल मास का भी है तब भी ठीक है, अनइक्वल मास का है तब भी ठीक है, बस अर्थ मटेरियल क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, सेम नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बनना चाहिए, कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल को, अच्छा एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल हो रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल हो रहा है। तो फॉर्मूला याद रखना आसान है, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर इक्वल। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा प्रॉपर बॉडी के लिए। आप रट कर रखिए। अब जो है कोई अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है और उसका इंक्लाइनेशन एंड बॉडी के एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। अब इसको समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, ये आपका बॉडी है, ये इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है, और थीटा जो है वह छोटा है tan इनवर्स निवेश एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज से छोटा। इस बॉडी के लिए जितना एंगल ऑफ रिपोज बढ़ रहा है उससे इंक्लिनेशन कम है, तो इतना श्योर है कि बॉडी क्या रहेगा, एट रेस्ट। तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो इस पर तो mg लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फोर्स डायग्राम हम इधर दिखा लेते हैं, फोर्स डायग्राम, फोर्स डायग्राम FDD, mg डाउनवर्ड, कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड, this angle also theta, this theta, this 90 minus theta, whole angle 90 है, ये थीटा हो गया, mg cos theta, this direction mg sin theta, and this direction act as static friction। ये बॉडी क्या है, एट रेस्ट, तो रेस्ट में है, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेकन है वाई एक्सिस। अब लिख दीजिए, ये इंक्लिनेशन क्या है,
एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टिंग फोर्स अलोंग एक्स मास इंटू एक्सलेरेशन अलोंग एक्स mg sin थीटा माइनस fs, मास तो है लेकिन एक्सेलेरेशन जीरो। mg sin थीटा इक्वल टू fs, ये आपका यहां से निकल गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा इक्वल होगा। इसके लिए आपको कोई म्यू के और नॉर्मल कांटेक्ट निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं नॉर्मल कांटेक्ट और म्यूएस का आपका जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट। लेकिन यहां स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए सिर्फ mg sin थीटा इक्वल टू fs बैलेंस कर लेना। अब देखिए नाउ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग y, राइट दिस डायरेक्शन n माइनस mg cos थीटा, मास तो है लेकिन एक्सीलरेशन जीरो, n इक्वल टू mg cos थीटा दिस। अब जो है हम लोग को निकालना रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है जो सरफेस के लॉन्ग लग रहा है, लॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। ये लग रहा है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, बोथ आर ए कांटेक्ट फोर्स, बट रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स की क्या होगा, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट इक्वल टू आर इक्वल टू एफ एस प्लस, अभी हम टीचर देख रहे थे नॉर्मल कांटेक्ट किधर लग रहा था, इधर, और एफ एस किधर लग रहा था, फ्लिप करने की टेंडेंसी इधर, mg sin थीटा, और एफ एस लग रहा है इधर, बेस इंक्लिनेशन इज थीटा। तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और दिस डायरेक्शन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों के बीच का एंगल 90 है, दिस कॉल्ड द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। ये एंगल 90, ये एंगल फाइंड करना है। तो क्या लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड एफ एस स्क्वायर प्लस एफ एस वैल्यू mg sin थीटा का स्क्वायर mg cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, r इक्वल टू राइट mg बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू 1 हो जाएगा, r इक्वल टू दिस कॉल्ड रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, r इक्वल टू। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। आप समझ करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।